दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने इलेक्शन एनालिसिस का 5वां एपिसोड लेके आया हूँ। और क्योंकि परसों से चुनाव है, 10 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है जिसमें 58 सीटों पर चुनाव होगा। और इसके बाद चुनाव आयुक्त का प्रतिबंध है कि किसी तरह का चुनाव एनालिसिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो आज मैं आपको संक्षेप में पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का तथा कॉन्स्टिट्यूंसी का विवरण संक्षेप में बताना चाहूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी भी करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने प्रिजम्पशंस बताता हूँ। पहला प्रिजम्पशन ये है कि जो प्रभावशाली फैक्टर्स हैं उसमें किसान आंदोलन है, कर्मचारियों की नाराज़गी है, बेरोजगारों की समस्या है और बाकी सामान्य महंगाई की समस्या है। इनका प्रभाव है। जो विभिन्न पार्टियों ने अपने मुद्दे रखे हैं वो एक प्रभावकारी फैक्टर है। बीजेपी ने जो 80-20 का नारा दिया है वो प्रभावशाली है। गन्ना महत्वपूर्ण है और गन्ने का भुगतान महत्वपूर्ण है। इस तरह प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण है समस्याएं हैं और उनका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा जो एक नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें लगभग 30% वोटर ऐसे हैं जो बिल्कुल साइलेंट हैं, चुप हैं। चुप्पी बहुत खतरनाक होती है। चुप्पी का अर्थ हमने ये समझा है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। एक और फैक्टर ये है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात है, इसमें अभी तक कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ है और अल्पसंख्यक भी शांत हैं और बहुसंख्यक भी शांत हैं। इसके क्या कारक है मैं स्थान स्थान पर बताऊंगा। जो कर्मचारियों में विशेष तौर पर नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना की बात है उसका विशेष महत्व है। जो भर्तियाँ नहीं हुई हैं उसका अलग महत्व है। इसके और एंटी इनकम्बेंसी, सारी चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी में आ जाएंगी। इसके अलावा वो तत्व हैं जो सत्ताधारी दल को कहीं ना कहीं प्लस दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं। उनमें जो किसान निधि है, उज्ज्वला योजना है और ये दो महत्वपूर्ण, और जो गृह योजना है, प्रधानमंत्री गृह योजना, गरीब योजना, इन योजनाओं का लाभ सत्ताधारी दल को मिलने वाला है। जो मेरा अपना एनालिसिस है उसमें मैं ये कह सकता हूँ इन चीज़ों का कितना कितना प्रभाव है। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वोट प्रतिशत है वो 65% से अधिक वोट पड़ने वाला नहीं है। इसमें से कौन से तबके ज़्यादा वोट डालते हैं, इसमें किसानों का जहाँ तक सवाल है, किसानों का वोट 70% पड़ने वाला है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसके अलावा किसानों में जो जातिगत भेद हैं, धार्मिक भेद हैं, वो मिट गए हैं और किसानों का 70% वोट, उसका 60% वोट जो है वो विरोधी दल को मिलने वाला है। वो कौन से दल को मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो सत्ताधारी दल के विरोध में जाएगा। तो सत्ताधारी दल को किसानों के बीच से, विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 से 15% वोट मिलने की संभावना है। बाकी जो कुछ सत्ताधारी दल के ऐसे कमिटेड वोट्स हैं जो कहीं नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% वोट हैं और वो भी 10% से 2-3% कम इसलिए हो गए हैं कि सत्ताधारी दल में अंदर खाने भी बहुत सारी टूट है, बहुत सारी अंडरकरंट बह रही। तो इन प्रिजम्पशंस के साथ मैं आपके पूरे जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव का कोशिश करूँगा आज विश्लेषण दे दूँ। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर ये मैं आपको संपूर्ण विवरण चुनाव समाप्त होने के बाद 7 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद और 8 तारीख को शाम को 5 बजे तक मैं पूरा विश्लेषण प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी का आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ
कि हमारे प्रिजम्पशन में 20 से 25% से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं सहारनपुर जिले शुरू करता हूँ। सहारनपुर जिले में कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं 7 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारन और गंगो। गंगो जो है वो गुर्जर लोगों की, मैं कहूँ राजधानी कहूँ तो गलत नहीं होगा, गुर्जर लोगों की राजधानी है। और 2017 में यहाँ पर बीजेपी जीत के आई थी, लेकिन इस समय जो वहाँ की स्थिति है वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर अभी भी एज दिख रही है, जो कि विरोधी दल में विशेष तौर पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की नजर आ रही। रामपुर मनिहारन, इसमें एससी बाहुल्य क्षेत्र है, शुक्ला बाहुल्य क्षेत्र है। पूर्व में ये बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी मजबूत तो होगी, लेकिन चूँकि वो सत्ता में जिस तरह से फाइट में है, उससे उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। केवल वो वोट कटाऊ पार्टी के रूप में रह सकती है। यहाँ पर बीजेपी और विरोधी दलों में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। देवबंद अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर विरोधी दल के जीतने की संभावना ज़्यादा है। सहारनपुर में जाट हैं और विशेष तौर पर मैं कहूँगा जाट की बजाय कहना उचित होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान हैं। तो किसान होने की वजह से यहाँ पर किसानों में भी 2 दल बटे हुए हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी और आरएलडी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। सहारनपुर नगर में यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। नकुड़ क्षेत्र में युग 17 में बीजेपी के पास था और बेहट क्षेत्र कांग्रेस का था, जहाँ नरेश बालियान जी थे, नरेश सैनी जी थे। तो नरेश सैनी जी जो है वो इस समय समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बेहट और नकुड़, इन दोनों जगहों पर आरएलडी और एसपी गठबंधन की संभावना है। तो इन 7 सीटों में मुझे एक सीट पर लगता है कांटे की टक्कर हो सकती है, बाकी 6 सीटों पर विरोधी पार्टी का मजबूत होना नज़र आ रहा है। इसके बाद आता है शामली में 3 क्षेत्र हैं, कैराना, थाना भवन और शामली। कैराना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्रुवीकरण के बहुत प्रयास हुए हैं, लेकिन वर्तमान में जनता वहाँ की चाहती है कि ये किसी प्रकार ध्रुवीकरण ना हो और हम लोग चैन से रहें। थाना भवन में बहुत समस्या ये है कि वहाँ पर महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं और गन्ने की समस्या है, गन्ने के भुगतान की समस्या है। तो थाना भवन में गन्ने का भुगतान वहाँ के मंत्री रहते हुए नहीं करा पाए हैं, इसे वहाँ पर सत्ताधारी दल के पीछे काफ़ी नाराज़गी है। और यहाँ पर कैराना और थाना भवन और शामली में मैं कहूँगा तीनों जगहों पर विपक्ष मजबूत दिखाई देता है। इसके बाद आता है मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं मुजफ्फरनगर में। उन 6 सीटों में बुढ़ाना, चरथावल, पुरकासी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर, ये सीटें मुजफ्फरनगर में आती हैं। इन 6 सीटों में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम शांत हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके अंदर अंडर करंट है। इसके आधार पर मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा कुछ कहना तो संभव नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों की चुप्पी और जो परसेप्शन है, जिस तरह के वहाँ पर गन्ने से संबंधित मैटर है, किसान वहाँ पर बहुतायत में है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर जो किसान बहुतायत में है वो बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत है। इस वजह से वहाँ पर विरोधी पार्टियों को बढ़त मिलने की संभावना है। और मैं एक चीज़ और यहाँ कहूँगा कि कांग्रेस संभवतः अपनी ज़मीन ढूंढ रही है और बहुजन समाज पार्टी ने
क्या सोचकर निर्णय किया है, बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उसके अपने वोट जो कि लगभग 16% कमिटेड वोट हैं, उनमें से 10% अगर माइनस कर दें तो लगभग 14% वोट बहुजन समाज पार्टी के कमिटेड हैं, जो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो 14% मेरे दृष्टिकोण से सत्ताधारी दल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो शायद इस वजह से कि वो विरोधी दल में न चले जाए, इसे उनका नुकसान पहुंचाना भी शायद कोई न कोई नतीजा देकर जाएगा। तो इन जगहों पर भी जो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में सत्ताधारी दल काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। इसके बाद नजीबाबाद है। नजीबाबाद में नजीबाबाद, नगीना, बरहापुर, धामपुर, नैटौर, बिजनौर, चंद्रपुर, नूरपुर, इतने जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 6, 7, 8, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं बिजनौर में। बिजनौर की 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हालात हैं वो, और ये सत्ताधारी दल का एक्टिविटीज़ ही बता रही हैं, उनके जो वक्तव्य हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर सत्ताधारी दल काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो बिजनौर को दस्तखत रखते हुए, और ये बिजनौर का क्षेत्र जो है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी मतलब जाट बाहुल्य और बैकवर्ड बाहुल्य क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में विरोधी दल की संभावना ज़्यादा है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सत्ताधारी दल को 2 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। बाकी कोई सीट संभावित नहीं है कि बीजेपी को मिल जाए। इसके बाद आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में सात सीट मुरादाबाद में है, और मुरादाबाद से निकला हुआ जो जिला है संभल, संभल में 4 सीट है, बल्कि संभल में 4 सीट, 3 सीट संभल में है, और 8 सीट छः और 3 9, संभल और मुरादाबाद में मिलाकर 9 सीट है। इन 9 सीटों में संभल के अंदर इस बार 1 सीट सत्ताधारी दल को मिलने की संभावना है, और मुरादाबाद में 2 सीट सत्ताधारी दल को मिलने की संभावना है। मतलब 9 सीट में से 3 सीट पर मुझे ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल मजबूत है। इसके अलावा रामपुर, रामपुर में 4, 5, रामपुर में भी 5 सीट है। रामपुर की 5 सीट में 1 सीट पर मुझे कांग्रेस की बढ़त नजर आती है, और 1 सीट पर हमें बीजेपी सत्ताधारी दल बढ़त बनाए हुए नजर आता है, और 3 सीट विरोधी दलों को नजर आती है। इसके बाद आता है अमरोहा जिला। अमरोहा जिले में 4 सीट है। इन 4 सीटों में हसनपुर, अमरोहा, नौगावा साहब, धनौरा, इन 4 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। बाकी 3 सीटों में विशेष तौर पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलने की संभावना। 1 सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को भी मिल सकती है। इस प्रकार 2 और 1 का बंटवारा संभावित नजर आता है। इसके बाद मेरठ, मेरठ में 7 सीट है। मेरठ में मुझे ऐसा लगता है कि 3 सीट भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, और 4 सीट विरोधी दलों को मिल सकती है। बागपत,
बागपत में तीनों सीटों पर हमें विरोधी दलों को जीतने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद आता है गाजियाबाद, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना और मोदीनगर, ये 5 हैं। और इसके निकला हुआ जिला है हापुड़, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर। ये कुल मिलाकर ये 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में 3 सीट पर बीजेपी की संभावना नजर आती है, मतलब सत्ताधारी दल की, और 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें एक कांग्रेस को जा सकती है और बाकी 4 सीटें विरोधी दलों को मिल सकती हैं। इसके बाद आता है नोएडा। नोएडा में, या गौतम बुद्ध नगर इसको कहेंगे, गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में 2 सीट सुनिश्चित रूप से विरोधी दलों को जाएंगी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना हो सकती है। इसके बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर में 7 सीटें हैं। बुलंदशहर में ज़्यादातर सीटों पर अभी तक विरोधी दल अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। अलीगढ़, अलीगढ़ में अलीगढ़ में 7 सीटें हैं। अलीगढ़ की 7 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आती है और बाकी 5 सीटें विरोधी दलों को मिलने की संभावना है। हाथरस, हाथरस में 3 सीटें हैं। हाथरस में तीनों सीटों पर विरोधी दलों को जीतने की संभावना है। इसके बाद आता है मथुरा। मथुरा में 1 सीट मिलने की संभावना सत्ताधारी दल को है। यहाँ पर 5 सीटें हैं। 4 सीटों पर विरोधी दल मजबूत दिखाई देते हैं। इसके बाद आगरा है। आगरा में 9 सीटें हैं। आगरा की 9 सीटों में बहुजन समाज पार्टी को 3 सीट मिलने की संभावना है। बाकी 1 या 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 4 सीटें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को प्राप्त हो सकती है। इसके बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में सिरसागंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, जसराना और टूंडला, इन जगहों पर 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है और बाकी ये 5 सीटों में से 4 सीटें, इन पर विरोधी दल मजबूत दिखाई दे रहा है। कासगंज, कासगंज में 3 सीटें हैं। कासगंज में भी 1 सीट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, जिससे बढ़त नजर आ रही है। बाकी 2 सीटों पर विरोधी दल सक्रिय है। एटा, एटा में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई देती है। 3 सीटों पर विरोधी दल और 1 सीट 3 में से बहुजन समाज पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। मैनपुरी, मैनपुरी में मैनपुरी में 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में मैनपुरी की सीट को छोड़कर कोई भी सीट सत्ताधारी दल को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बाद बदायूं, बदायूं में 2 सीटों पर, बदायूं में कुल 6 सीटें हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है और 4 सीटें विरोधी दलों के पास हो सकती हैं। बरेली, बरेली में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत है और टोटल 9 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं और 5 सीटों पर विरोधी दल की जीतने की संभावना है। इसका पीलीभीत, पीलीभीत में 4 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें विरोधी दल के पास जाने की संभावना है।
शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में कुल 6 सीटें हैं और 6 सीटों में एक सीट सत्ताधारी दल को मिल सकती है, बाकी 5 सीटें, इनमें से एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है, बाकी सीटें गठबंधन को, विरोधी गठबंधन को मिलने की संभावना है। इसका लखीमपुर खीरी की स्थिति बहुत खराब है। लखीमपुर खीरी में संभावित नहीं है कि सत्ताधारी दल यहाँ पर अपनी कोई बढ़त बना पाए। सीतापुर में 5 सीटें हैं। सीतापुर की 5 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने की संभावना है, बल्कि सीतापुर में 9 सीटें, 9 सीटों में से बीजेपी को अधिकतम 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद हरदोई में 9 सीटें हरदोई में। हरदोई की 9 सीटों में से कम 3 सीट, कम से कम बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है और बाकी यहाँ पर 50% तक, मतलब 5 और 4 का रेशियो होने की संभावना है। इसके बाद उन्नाव में सीटें हैं, उन्नाव में 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से पूरी कांटे की टक्कर है और 3 सीटें दोनों को मिल सकती हैं और अगर जीत हार होगी बहुत कम मार्जिन से होगी और ये संभावित है कि इसमें सत्ताधारी दल को ज़्यादा सीट भी मिल जाए, क्योंकि इसमें बहुत टफ फाइट है और 50-50 इसमें संभावना है। इसके बाद आता है लखनऊ में 9 सीटें। लखनऊ की 9 सीट में से 4 सीट तो सत्ताधारी दल को मिलने की संभावना है। 4 के अलावा 5 सीटों पर विरोधी दल सक्रिय रहेंगे, भारी पड़ सकते हैं। रायबरेली और अमेठी मिलाकर 10 सीटें हैं। रायबरेली और अमेठी में भी विरोधी दल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इन 10 सीटों में से 4 सीटें तो सत्ताधारी दल को मिल सकती हैं, 6 सीटें विरोधी दलों के पास जा सकती हैं। इसका सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में संभावित है कि एक सीट सत्ताधारी दल को मिल जाए, बाकी कोई सीट मिलने की संभावना नहीं नजर आती है। फर्रुखाबाद में 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलना संभावित है। इसका कन्नौज में 3 सीटें हैं और कन्नौज में कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना नहीं है। उसका मैं कारण बताता हूँ, जो कन्नौज क्षेत्र से जो अभी हाल में इस्तीफा देकर एक IPS अफसर ने वहाँ पर इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है, लेकिन जो जनता में जो नज़रिया रहता है, पुलिसिया नज़रिया जो उनके दिमाग में पुलिस की इमेज है, इसकी वजह से कन्नौज क्षेत्र से उनके जीतने की संभावना कम है। तिरवा और छिबरामऊ, इन दोनों क्षेत्रों में बड़ा कांटे की टक्कर है, कोई भी पार्टी दोनों जीत सकती है। जसवंतनगर, इटावा, बर्थना, विधूना, ये 3 इटावा की सीटें हैं और 3 सीट औरैया में। इन 6 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बाकी 5 सीटें गठबंधन को जाने की संभावना है। कानपुर देहात में 4 सीटें हैं। कानपुर देहात में 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। 4 सीटों में 3 पर संभावना है कि विरोधी दल जीत सकते हैं। कानपुर नगर में
10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में 3 सीट सत्ता दल को मिलने की संभावना है, 7 सीटों पर विरोधी जीतने की संभावना है। जालौन में 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। झांसी में भी 3 सीटें हैं और इसमें से झांसी शहर को छोड़कर कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी मिलने की संभावना नहीं। ललितपुर में 2 सीटें हैं। ललितपुर में भी कांटे की टक्कर होगी। हमीरपुर में 2 सीटें हैं। हमीरपुर दोनों में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर कास्ट के हिसाब से लोधी लोगों ने अभी अपना को पत्ता नहीं खोला है, इससे संभावित है कि इसमें बहुत कांटे की टक्कर होगी। महोबा में 2 सीट है। इन 2 सीटों में 1 सीट सत्ताधारी दल को जा सकती है। बांदा जिले में 4 सीटें हैं और 4 सीटों में 1 सीट बांदा शहर की है, ये जा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। बाकी तीनों में कांटे की टक्कर होगी। चित्रकूट में 2 सीटें हैं, मानिकपुर और चित्रकूट। इन 2 में भी कांटे की टक्कर होगी। चित्रकूट में ज़्यादा कांटे की टक्कर है और मानिकपुर में कम। फतेहपुर में 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में 1 सीट सत्ताधारी दल को मिल सकती है और बाकी 5 सीटें विरोधी दल को जाने की संभावना है। यहाँ भी कांटे की टक्कर होगी। प्रतापगढ़ में 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में 2 सीटें सत्ताधारी दल को जाने की संभावना है और 7 सीटें विरोधी दलों को जाने की संभावना है। कौशाम्बी में 3 सीटें आती हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट सत्ताधारी दल को जा सकती है, 2 सीटें विरोधी दल को जाने की संभावना है। इलाहाबाद क्यों कहें? प्रयागराज में 10 सीटें हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर है और संभावित है कि 4 और 6 के रेशियो में सीटें प्राप्त हों। बाराबंकी में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर है। फैज़ाबाद में 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है और कितनी भी सीट किसी को जा सकती है और दोनों में अंतर बहुत कम होगा। अंबेडकर नगर में 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में संभावित है कि विरोधी दल हावी रहेंगे। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। बीजेपी को यहाँ से 1 सीट तो कम से कम मिलेगी ही। बहराइच में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में 5 सीटें विरोधी दलों के पास जाना संभावित है। श्रावस्ती में मात्र 2 सीटें हैं और 2 सीटों में दोनों सीटों पर विरोधी दल सक्रिय नजर आते हैं। बल्कि श्रावस्ती में 4 सीटें हैं। 4 भी नहीं, श्रावस्ती में 5 सीटें हैं और यहाँ भी कांटे की टक्कर है। इसके अलावा जिला पर बलरामपुर गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है और बलरामपुर में 8 सीट गोंडा में पड़ती हैं और ये 8 सीटें आज की तारीख तक विरोधी दल ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं।
सिद्धार्थ नगर में भी वहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि है उसका कुछ प्रभाव होगा, इससे यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होगी। इसका बस्ती जिले में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं। इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में अधिकतम 2 सीट सत्ताधारी दल को मिलने की संभावना है। संत कबीर नगर में तीनों में कोई भी सीट सत्ताधारी दल को